हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। एंड टुडे इज़ द प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 5। लास्ट आर्टिकल एक और है, वो भी कर लेते हैं, फिर बाकी बातें आगे करेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी साहब बेयस थ्योरम। उम्मीद करते हैं कि बेयस थ्योरम आपको समझ में तो आ गई होगी। हाँ, हालांकि मुझे ये कंफर्म लग रहा है कि आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं उसके अभी। ठीक है, तो एक दिन का टाइम और दे रहे हैं। आज हम पहले सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 1 to लास्ट सारे डाउट्स एक साथ। ठीक। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात सोचे अपन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, है ना? कॉइन इज टॉस्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2। इसको हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज व्हाट? 1। ये तो वैसी बात समझ में आती है कि अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर हेड और टेल, तो हेड्स या टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं। सो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 है। एंड आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। व्हाट इट मीन्स, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और दोनों का सम कितना है? 1। तो ये जो 1/2 आपने लिखा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 1। ये जो प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेकिन केवल ऐसे ऑर्डिनरी क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे भाई। कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी? 1 होगी यार, 100%। अब उसमें जितने भी इवेंट हैं उसके आने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी मुझे लिखनी है। इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। चलो कुछ बातें पहले बेसिक्स पे स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा उसमें क्लैरिटी लाने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है साहब, उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल? साहब वेरिएबल नाम सुना था, ये रैंडम वेरिएबल कहां से आ गया? चलो डिफाइन करते हैं। इट इज अ वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल, अच्छे से लिखिएगा, whose numerical value can be determined, whose numerical value can be determined by the outcome of a random experiment। सर बात समझ में नहीं आई, आपने लिख तो दिया लेकिन समझ के बाहर है। क्या लिखा है? आई डोंट नो। What is the meaning of random variable? A variable whose numerical value can be determined by outcome of a random experiment is called random variable। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन बात समझते हैं। A coin is tossed twice। A coin is tossed twice। 2 बार कॉइन को टॉस किया। A coin is tossed twice and let capital X is a random variable which denotes number of heads। capital X can assume values X equals। हाँ, जरा इस पे गौर फरमाएं, क्या गौर फरमाना है साहब? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2, बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये क्लियर है, आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो एक कॉइन को मैंने कितने बार टॉस किया? 2 बार टॉस किया। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस
and let capital X is a random variable, and what it denotes number of heads. It denotes number of heads. तो मुझे जरा ये बता दो कि कैपिटल X की क्या क्या वैल्यू हो सकती है. कैपिटल X है क्या? नंबर ऑफ हेड्स. अच्छा, एक काम करते हैं साहब, जब मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस बना के लिख देता हूँ साहब. ये लिखा HH, HT, TH, TT. यही पॉसिबल आउटकम्स होंगे. अरे इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं ना. हाँ, तो फिर से बात ये हो गई कि ये सैंपल स्पेस है. कैपिटल X क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स. कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स. अगर मान लीजिए कि ये आउटपुट आया तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी होगी? 0. अरे बहुत ही अच्छी बात है भाई. अगर TT आ रहा है तो नंबर ऑफ हेड्स कितना है? 0. अच्छा, बाय द वे, या तो TH आया या फिर HT आया, तो नंबर ऑफ हेड्स इज व्हाट? 1. एंड इफ इट कम्स HH, number of heads is what? 2. So these are the numerical values of the capital X which one can determine after the outcome of random experiment. That is the meaning of random variable. मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई. What is a random variable? It is a variable whose numerical value, कैपिटल X क्या है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. और जो मिलेगी कैसे? कैपिटल X की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी कैसे? विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम है. इस आउटकम को देख करके कैपिटल X की न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइड होगी. इस क्वेश्चन में कैपिटल X मैंने क्या लिया है? नंबर ऑफ हेड्स. तो नंबर ऑफ हेड्स कैपिटल X की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी. मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम. सही. अच्छा, एक और एग्जांपल है. एक और 3 cards drawn from a pack or a deck of 52 playing cards. कितने कार्ड्स आपने ड्रॉ किए? 3. कितने कार्ड्स में से? 52 प्लेइंग कार्ड्स में से. लेट कैपिटल X डिनोट्स नंबर ऑफ एसेस. कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स व्हाट? नंबर ऑफ एसेस. तो जरा मुझे बताओ कैपिटल X की वैल्यूज क्या क्या होंगी? बता दो, हिम्मत है तो. भाई कैपिटल X की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी. ये कैसे हुआ सर? अरे भाई मैंने 3 कार्ड्स निकाले, तीनों एस आ गए, तो नंबर ऑफ एसेस 3. अच्छा, 2 एस आए और एक नॉन एस कार्ड आया, तो नंबर ऑफ एसेस 2. इसी तरह से नंबर ऑफ एसेस 1. और मान लीजिए तीनों कार्ड्स नॉन एस कार्ड्स हैं. इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल X? 0. मेरी बात समझ में आ रही है? सो 3 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड लेट कैपिटल X डिनोट्स द नंबर ऑफ एसेस. देन व्हाट कैपिटल X कैन अज्यूम? कैपिटल X की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 हो सकती मैक्सिमम, है ना. 3 ही कार्ड निकालें तो नंबर ऑफ एसेस 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते. तो कैपिटल X की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी साहब? 0, 1, 2, 3. Now suppose capital X is a random variable which can assume the values which can assume the values what? x1, x2, x3 up to xn with probabilities what? P1
P2 P3 अप टू Pn। ये क्या लिखा है, मतलब कैपिटल X की वैल्यू 0 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी P1, कैपिटल X की वैल्यू 1 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी P2, कैपिटल X की वैल्यू 2 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी P3 एटसेट्रा। ये लिखा हुआ है। कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल which can assume what numerical values x1 x2 x3 up to xn with respective probabilities p1 p2 p3 up to pn। इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि समेशन ऑफ p इज इक्वल्स टू 1। ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, इन टोटल प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 ही आना चाहिए साहब, है ना। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, then probability distribution of capital X can be given by, मालूम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करना क्या है, कुछ नहीं, एक टेबल बना के रख देना है यार। ये मैंने लिखा कैपिटल X और ये लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X। दिस वन x1, this one x2, this one x3 up to xn। इनकी प्रोबेबिलिटीज P1 P2 P3 Pn। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया साहब। अरे है क्या, कैपिटल X कैन एज्यूम व्हाट वैल्यू 0 1 2 3 4 with the probabilities P1 P2 P3 up to Pn, जैसा x1 x2 x3 up to xn with respective probabilities। तो कैपिटल X की जो जो वैल्यूज आ सकती हैं वो लिखिए और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिख दीजिए, एक टेबल बना के रख दीजिए साहब। दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं, ये तभी होगा वेयर समेशन ऑफ p इज इक्वल्स टू 1। ये ध्यान रखना, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आपको दिखाएंगे कि p का सम 1 अगर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लिखना है m इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ pi इंटू xi। ये मीन का फॉर्मूला है। ये आपको 12th बोर्ड में नहीं आएगा, ऐसा बोला गया है। क्यों बोला गया भगवान जाने। वो कह रहे हैं ये पढ़ो, क्या नहीं पढ़ो, समेशन पी आई एक्स आई मतलब P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 प्लस Pn xn। इसको सिलेबस से हटा दिया है। बात समझ रहे हो ना। हाँ, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िए, ये मत पढ़िए। तो क्यों ना पढ़े यार, जब इतना लिख ही लिया है तो हमको अगर बोल दिया कि फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना टाइम लगना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अप टू दिस इंटू दिस, दैट विल बी योर आंसर। अच्छा, वेरिएंस, हाँ हाँ ये भी पढ़ लें। वेरिएंस, वेरिएंस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। किससे डिनोट करते हैं साहब? सिग्मा स्क्वायर। याद है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये फॉर्मूला इसका भी लिख ही लेते हैं, समेशन ऑफ पी आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई स्क्वायर माइनस ऑफ मीन स्क्वायर। ये आपको नहीं पढ़ना है, हम लोग जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, पर पढ़ेंगे। वेरिएंस इज गिवन बाय व्हाट? समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। देखो मीन तो निकल गया समेशन ऑफ पी आई एक्स आई करने से, है ना। अच्छा, फिर वेरिएंस के लिए हम करेंगे क्या? ऊपर एक और ऐसा हॉरिजॉन्टल या एक कॉलम बना लिया या रो बना लिया, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर xn स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? P1 x1 स्क्वायर प्लस P2 x2 स्क्वायर प्लस P3 x3 स्क्वायर अप टू Pn xn स्क्वायर और माइनस मीन जो निकाला था उसका स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट? वेरिएंस। थोड़ा सा जान ही ले, कोई बुराई की बात नहीं। अच्छा, मीन को कभी कभी बोला जाता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन से मिलती है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। दिस वन इज व्हाट? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और कई बार डिनोट करते हैं ई एक्सपेक्टेड वैल्यू, ई एक्स, ऐसा लिखा रहता।
तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, या बोल दिया जाए ऑल्सो फाइंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, दैट मीन्स व्हाट यू वांट टू फाइंड। मीन निकालना है साहब, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। समेशन पी आई एक्स आई का मतलब तो समझते हो ना भैया, इसका मतलब हो गया P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 अप टू Pn xn। और इसका भी मतलब आपको मालूम ही है, इसका मतलब क्या हो गया, P1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस P2 इंटू x2 स्क्वायर, है ना, अप टू Pn इंटू xn स्क्वायर। और जब निकल गया माइनस ऑफ मीन का स्क्वायर कर दो, खत्म, ये वेरिएंस हो गया। खैर अभी हमारा सारा फोकस किस पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अच्छा क्या होता है कि जब प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, मतलब मुझे एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 निकालना है, तो कई बार मुश्किल आती है, पूछो क्या, लंबा हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर P1 P2 P3 निकालने के लिए हम एक और थ्योरम का इस्तेमाल कर लें, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हाँ जी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। बर्नौली साहब, वही जेम्स बर्नौली साहब ने उसको बताया था। किसने? जेम्स बर्नौली ने। तो उसकी हेल्प से थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन फिर CBSE आ गया आड़े, उसने बोला कि साहब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मत पढ़ना। अरे पर ऑब्जेक्टिव में कौन रोका? अरे ऑब्जेक्टिव में अपन बताने थोड़े जा रहे हैं कि अपन बाइनोमियल से पढ़ेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे, इतना जरूर ध्यान रखें। बाद में, अभी नहीं, बाद में। अच्छा इसका मतलब ये समेशन ऑफ P का मतलब समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इज इक्वल्स टू x1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X की वैल्यू x2 है प्लस प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X की वैल्यू x3 है अप टू प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X हैविंग वैल्यू xn इज ऑलवेज इक्वल्स 1। अरे P1 प्लस P2 प्लस P3 मतलब यही तो लिखा है। P1 का मतलब क्या? कैपिटल X की वैल्यू x1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी P1 है। उसको मैंने ऐसा लिख दिया है ना, लिखने के ढंग से भी कुछ बातें समझानी पड़ेगी शायद मुझे, इसलिए मैंने लिख दिया कैपिटल X assumes the value x1, X assumes the value x2, कैपिटल X assumes the value x3 up to कैपिटल X assumes the value xn, this sum of the probability is equals to 1। यही चीज यहाँ लिखे, यहीं पर, यहाँ पर भी लिखे। नोट इट, a coin is tossed, ये आपका क्वेश्चन। A coin is tossed 3 times, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो मुझे तो जैसे ही ये क्वेश्चन दिखता है ना, तो मुझे तो लगता है कि एक बार फोटो बना के रख दो सैंपल स्पेस की। ज़रूरत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। HHT HTH THH, फिर क्या मिलता है साहब? TTH THT HTT एंड ऑफ कोर्स TTT। ये सैंपल स्पेस होगा। एग्जॉस्टिव नंबर भी आपको समझ में आते ही है कि एग्जॉस्टिव नंबर कितना है साहब? 8। हाँ, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन दैट अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, you have to find the probability distribution of number of heads। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो कैपिटल X is a random variable which denotes number of heads, ऐसा करना पड़ेगा। तो यहां से सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, लेट कैपिटल X is a random variable, एक रैंडम वेरिएबल है, एंड देन कैपिटल X is what? Number of heads। Capital X is a random variable, what it represents? Number of, या मैं लिख देता हूँ, let capital X is a random variable, then मत लिखो, which represents what? Number of heads। ये number of heads को represent करता है साहब।
तो मुझे बताओ जरा सा कि पहले कैपिटल एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज मुझे रखने पड़ेंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। एक्शन भी तो याद रखें कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या था, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 बार मैंने कॉइन को टॉस किया। क्या किया मैंने? कॉइन को 3 बार टॉस किया। और कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स। तो मुझे बताओ कैपिटल एक्स कैन अज्यूम व्हाट वैल्यूज? कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? कैपिटल एक्स कैन अज्यूम व्हाट वैल्यूज? या तो 0 या 1 या 2 या 3। ओके भाई, दिख रहा है, अगर ये आया तो 0, ये कुछ भी आ गया तो नंबर ऑफ हेड्स कितना? 1, ये आएगा तो नंबर ऑफ हेड्स 2, और ये आएगा तो नंबर ऑफ हेड्स 3। अच्छा, कॉमन सेंस भी ऐसे ही कहता है कि कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने, कैपिटल एक्स कैन अज्यूम द वैल्यू 0, 1, 2, 3। यहाँ तक कोई परेशानी ना। अच्छा, अब मुझे इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी। तो प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स अज्यूम्स द वैल्यू 0, इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स, एक भी हेड नहीं, नो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अच्छा, नो हेड की प्रोबेबिलिटी बहुत आसान सा, 1/8 होगी। द ओनली पॉसिबल केस इज TTT, 1/8 लिख दिया साहब, है ना। अच्छा, दूसरा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली x equals 1, that means probability of getting exactly one head, exactly one head। अच्छा, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी दिख गया होगा, मुझे लग रहा है 3/8 है ना। 1, 2, 3, 3 पॉसिबल आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x equals 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स है ना, एग्जैक्टली 2 heads, what is its probability? यार इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड लेने की प्रोबेबिलिटी, ये भी 3/8 दिख रहा है। एंड Px इज इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। और क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही 3 हेड आने की? फेवरेबल आउटकम इज दिस 1/8। अच्छा, मुझे ये भी देखना है कि क्या तीनों का सम 1 आ रहा है, और चारों का दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यस दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स यू आर वर्किंग इज करेक्ट। हाँ, लेकिन आप लिखोगे कैसे? हेंस अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा कंप्लीट लिखें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी भाई, बता दो। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको ऐसा लिख लूँ साहब, यहाँ पर लिखूँगा कैपिटल एक्स और यहाँ पर लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स। दिस वन इज 0, देयर इज 1, देयर इज 2, देयर इज 3, प्रोबेबिलिटी इज 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। बस ये ध्यान रखना कि समेशन ऑफ P 1 होना चाहिए, ये चेक है। अरे एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो अपना चेक है, आपको चेक करना। उसने ये थोड़ी बोला कि शो दैट, तो होना ही चाहिए ना यार, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रोबेबिलिटी का? जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना भैया, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो या तो मैं बोल दूँ या तो 3 हेड आए या 2 हेड आए या 1 हेड आए या एक भी हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1 होगी। अरे कुछ ना कुछ तो होगा ही उसमें से। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिख लिया, और इस तरह से कि इसका प्रोबेबिलिटी का सम 0, प्रोबेबिलिटी का सम 1। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स इक्वल्स 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स इक्वल्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स अज्यूम्स द वैल्यू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स अज्यूम्स द वैल्यू 3, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये 1 आ रहा है, इसको बोलते हैं क्या? बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतने ही सस्ते टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, हमेशा ऐसे नहीं आएंगे यार, हमेशा इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे।
हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं जी। क्या बोल रहा है कि 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विथ 16 गुड ऑरेंजेस। यार सुनो तो, लिखने में क्या प्रॉब्लम है, टोटल कितने 16 प्लस 4 20 ऑरेंजेस आर देयर। इनमें से कहानी वो ये कह रहा है कि 4 गंदे गंदे हैं, तो 4 बैड and 16 good. There are 20 oranges in which 4 bad and 16 good oranges. Okay. क्या बोल रहा है, find the probability distribution of number of bad oranges. किस बात की probability distribution चाहिए साहब, number of bad oranges की in a draw of 2 oranges. अच्छा, तो टोटल 20 oranges हैं किसी बॉक्स में या बैग में या अर्न में, वहां पर मैंने रैंडमली उसमें से कितने ऑरेंजेस निकाले, 2। तो मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस की। तो पहले तो एक्शन लिख लेना, एक्सपेरिमेंट अपन ने किया क्या। अच्छा, 2 ऑरेंज आपने निकाले और मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस। सो लेट कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। अच्छा, तो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या क्या होगी मुझे बताओ। नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, इससे ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं, 2 ही तो ऑरेंज आपने निकाले, तो या तो 0 बैड ऑरेंज होगा या 1 बैड ऑरेंज होगा या फिर 2 बैड ऑरेंजेस होंगे। कैपिटल X रिप्रेजेंट्स व्हाट, नंबर ऑफ bad oranges, then capital X can assume what values, 0 1 2। हम मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब साहब निकालते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपने 2 ऑरेंजेस निकाले, 2 ऑरेंजेस निकाले, क्या कहानी बनेगी? प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इक्वल्स 0। जरा मैं इसको समझा के लिख रहा हूं, है ना, फिर से। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ऑरेंजेस आर गुड, इसको तो यही मतलब होगा। कैपिटल X इक्वल्स 0, मतलब 2 जो ऑरेंज आपने निकाले, दोनों ऑरेंज कैसे हैं, गुड हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गुड, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं ना, दोनों ऑरेंजेस अच्छे हैं। अच्छा, दोनों ऑरेंजेस तभी अच्छे होंगे जब मैं इनमें से वो 2 ऑरेंज निकालूंगा। सो व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिटी? तो मुझे लगता है कि मैं लिख सकता हूँ 16C2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 20C2। अच्छा, सॉल्व कर भी लें तो अच्छा है ना, ये हो जाएगा 16 × 15 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ पर हो जाएगा 20 × 19 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 3, 4 × 3 12, है ना। तो ये कितना हो जाएगा साहब, 12/19। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X assumes द वैल्यू 0। देखो मजेदार बात आपको मैं बताऊं, ये जो लिखा है ना, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है, इसके मीनिंग को आप प्रॉपरली लिख लो, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ही पढ़ते हो आप। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इक्वल्स 1। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बैड एंड 1 गुड। ये भाई X इक्वल्स 1 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बैड ऑरेंज। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक ही निकालना तो 2 है मेरे भाई। तो प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X assumes द वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, 1 बैड और 1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बैड एंड 1 गुड, एक अच्छा और एक खराब। तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, मैंने तो एक्शन ये किया था कि 2 निकाले थे, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 20C2, एक बैड और एक गुड, 4C1 इंटू बता दो 16C1, 4C1 इंटू 16C1। अच्छा, ये कितना आएगा जरा सोच के बताओ, सोच के क्या बताना है। हो गया 4 × 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो गया 20 × 19 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, तो एक 2 और ऊपर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ से 4 से ये 5 हो जाएगा,
है ना, तो 16 टू 32/95 आ जाएगा साहब, 32/95। बहुत ही बढ़िया। एक और बचता है, उसको भी लिख लेते हैं साहब। प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X assumes द वैल्यू 2। अच्छा, कैपिटल बार बार लिखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है प्रभु, आप तो केवल इतना ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उनको सब समझ में आता है कि आपने इसकी मीनिंग क्या लिखी है। ये हम आपके लिए लिख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग दैट कैपिटल X इज इक्वल्स टू 2। कैपिटल X इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स बोथ आर बैड, है ना, दोनों खराब है। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बैड ऑरेंजेस, है ना, दैट मीन्स व्हाट, 4C2 डिवाइडेड बाय 20C2। ये कितना भाई, ये हो जाएगा 4 × 3 और डिवाइडेड बाय 20 × 19, 4 से 5, 3/95। ये आपका कहानी बन गई साहब। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको लिखना था। तो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख डालो भाई। कैसे मिलेगा, यहां से मिलेगा ना, यहां से कैपिटल X प्रोबेबिलिटी ऑफ X, कैपिटल X की वैल्यू 0 है, 1 है या फिर 2 है, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 12/19। फिर यहाँ पर था 32/95 और यहाँ पर था 3/95। सम देखना पड़ेगा साहब, सम 1 है कि नहीं। अच्छा, इसको भी 95 बना लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 60 + 32 92 + 3 95/95 1। बढ़िया है। समेशन ऑफ P कितना आ रहा है साहब, 1 आ रहा है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इक्वल्स 0 + Px इक्वल्स 1 + Px इक्वल्स 2, दैट इज इक्वल्स टू 1। उम्मीद करते हैं कि हाँ, आप कुछ टच में आप आ रहे हो, समझ में आने लगा डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अभी और, व्हाट इज योर क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। ये बात बहुत मुद्दे की है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस बार एक साथ मैंने दोनों कार्ड्स नहीं निकाले हैं, देयर 2 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। हाँ, इसमें भी बड़ा स्पेसिफिक पार्ट होना चाहिए दिमाग में आपके, विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करके। पहला कार्ड निकाला, 51 कार्ड्स वहां पर बचे, एक आपके हाथ में, फिर आपने इसको रिप्लेस कर दिया तो वापस से कितने कार्ड्स हो गए, 52, एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन। दैट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव ड्रॉ with replacement. So 2 cards are drawn successively with the replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. Number of aces का probability distribution निकालना है। 2 cards drawn successively with replacement। तो पहले मैं एक्शन लिख लेता हूं साहब, है ना। मैंने लिखना चालू किया तो लिखा क्या, 2 cards drawn। इतना इनफ नहीं है, 2 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, व्हाट कैपिटल X, क्या कहते हो कैपिटल X, क्या करोगे, कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स। अच्छा, अल्टीमेटली आपने तो 2 कार्ड्स निकाले ना, भले रिप्लेस कर करके निकाले, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या क्या अज्यूम कर सकता है वो, 0 1 2। या तो 0 एस आएगा, 0 एस का मतलब दोनों ही बार एस नहीं आया, या 1 एस आएगा। 1 एस का मतलब क्या हुआ, दोनों ही बार नहीं, एक बार एस आएगा और एक बार नॉन एस आएगा, या फिर दोनों बार एस आएगा। तो कैपिटल X कैन अज्यूम व्हाट, 0 1 2। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट अब आ रहा है और ज़्यादा, कि अगर मुझे कभी निकालना पड़ जाए प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X अज्यूम्स द वैल्यू 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस
अच्छा, नो एस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? हाँ, यहाँ पर देखो, ये ध्यान रखना है कि मैंने 2 बार ड्रॉ किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो एस का मतलब क्या? पहली बार में एस नहीं एंड दूसरी बार में भी एस नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ए, या ऐसा लिख दे, नो एस एंड नो एस, 2-2 की कहानी बनेगी साहब। तो पहले ड्रॉ में एस नहीं और दूसरी ड्रॉ में भी एस नहीं। तो पहले ड्रॉ में एस नहीं, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। उसमें एस कितने होते हैं? 4। बाकी सारे नॉन एस कितने? 48। तो 48 C1 अपॉन 52 C1 मल्टीप्लाइड, एंड दूसरे में भी 48 C1 अपॉन 52 C1। ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। नो एस इन फर्स्ट ड्रॉ एंड नो एस इन द सेकेंड ड्रॉ व्हेन द फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज रिप्लेस्ड। बहुत अच्छा, अब आपको समझ में आने लगा। 4 से डिवाइड करिए तो 12/13 इंटू 12/13, मुझे तो लग रहा है 144/169, ये आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 एस। ठीक है, मैं बार बार मैंने क्यों लिखा ये याद रखने के लिए कि 2 एक्शंस चल रहे हैं साहब, है ना। अच्छा, फिर मुझे लगा कि मैं और आगे बढ़ जाऊं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल्स 1। अच्छा, ये कैसे निकालोगे? इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एस। ठीक है, तो मैं लिख दूं कि दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस एंड नो एस। पहली बार में क्या आया? एस, और दूसरी बार में क्या आया? नॉन एस। यहाँ पे खत्म कर दूं ना भाई, यहीं पर मिस्टेक हो जाएगी आपसे और आपको गड़बड़ होने वाली है। तो एस एंड नॉन एस और नो एस एंड एस, ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही कि पहली बार में एस आया और दूसरी बार में एस नहीं आया, या पहली बार में एस नहीं आया और दूसरी बार में एस आया। दोनों ही केस में कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 होगी। कैपिटल एक्स अज्यूम्स द वैल्यू 1। अच्छा, अब निकाल लेते हैं। पहली बार में एस 4C1 अपॉन 52 C1, और दूसरी बार में एस नहीं 48 C1 अपॉन 52 C1, और पहली बार में एस नहीं 48 C1 अपॉन 52 C1, और दूसरी बार में एस 4C1 अपॉन 52 C1। तो कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? नंबर ऑफ एसेस, नॉट द नंबर ऑफ हेड्स। आई एम सॉरी। हाँ जी, तो ये मैं क्या बात कर रहा था, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो और अच्छा लगेगा। देखो, एस एंड नो एस, एस एंड नो एस, या फिर नो एस एंड एस। अच्छा, दोनों की कहानी तो सेम ही रहने वाली है ना। अरे, इधर का उधर और उधर का इधर कर दिया, इसका मतलब 2 इंटू कर देना बेहतर है ना। 2 इंटू कर दोगे तो और अच्छा होगा। पहले तो मुझे ये समझ में आता है, तो 2 इंटू ये कितना? 1/13, ये 12/13, तो 1/13 इंटू 12/13, ये कितना आ जाएगा साहब? 1/13 और ये हो गया 12/13, तो 24/169। अच्छा, ये देखो, ये कट्टा कुट्टी नहीं, 24 आई एम सॉरी, 24/169। आगे चल कर के हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। चलिए, अच्छा, मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी, मान क्या लीजिए है ये प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स 2 का मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस एंड एस, पहली बार में एस और दूसरी बार में भी एस। तो पहली बार में एस की प्रोबेबिलिटी 4/52, हाँ इस बार थोड़ा सस्ते ढंग से लिख दिया, और यहाँ पे भी 4/52, कुल मिलाकर के हो जाएगा साहब 1/169। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पर मैंने फोटो बना दी, यहाँ पर x, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा x, यहाँ पर लिखा px। जरा मुझे बता दो, इसकी वैल्यू 0, फिर इसकी वैल्यू 1, फिर इसकी वैल्यू 2। सही है? हाँ जी सही है। अच्छा जी,
ये था 144/169। अच्छा ये कितना हो जाएगा साहब 24/169। और ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है, अरे बोलो ना क्या आ रहा है यार, 1/169। और सम कितना आ रहा है इसका, समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज व्हाट 1। आपका आंसर अति उत्तम है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अच्छा मजेदार बात और भी कुछ मुझे समझ में आ रही है। अच्छा इसी क्वेश्चन में बोल देता कि फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो यार दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अच्छा दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 24/169। अच्छा दिस इंटू दिस 2/169। तो 24/169 प्लस 2/169 26/169, ये आपका मीन हो जाता डिस्ट्रीब्यूशन का। रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। ये समझ में आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का लिखने का नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट k। कैपिटल एक्स एज्यूम्स द वैल्यू 1, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2k। कैपिटल एक्स एज्यूम्स द वैल्यू 2, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 3k। और कैपिटल एक्स की वैल्यू कोई और है, एनी अदर वैल्यू, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन को सुंदर ढंग से लिख लें क्या, अच्छा लगेगा अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ भाई, अपने तरह से लिख लेते हैं। ये कैपिटल एक्स और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स। अच्छा कैपिटल एक्स एज्यूम्स द वैल्यू 0 और एज्यूम्स द वैल्यू 1, और कैपिटल एक्स एज्यूम्स द वैल्यू 2 और कैपिटल एक्स एज्यूम्स द वैल्यू एनी अदर। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी दी है k, दिस प्रोबेबिलिटी इज 2k, दिस प्रोबेबिलिटी इज 3k, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है साहब। तो मुझे तो बचपन से किसी ने बताया था कि समेशन ऑफ p तो 1 होता है भाई। इसका मतलब ये होगा कि साहब k प्लस 2k प्लस 3k प्लस कुछ नहीं इज इक्वल्स टू 1। What is the value of k? k की वैल्यू आ गई साहब 1/6। What is the value of k? That is 1/6। आगे बात सुनेंगे। अच्छा अगर प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो ये कितना हो गया 1/6, this one is what 2/6, this one is what 3/6 and this one is what 0। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी पार्ट में पहला उसने पूछा प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स अज्यूम्स द वैल्यू लेस देन 2। अच्छा 2 से कम मतलब या तो 0 या फिर 1, तो इसको मैं लिखूंगा दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स अज्यूम्स द वैल्यू 0 प्लस कैपिटल एक्स अज्यूम्स द वैल्यू 1। अच्छा 0 अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी बता दो 1/6। अरे 1/6 है ना भाई। अच्छा और 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/6, दोनों का सम कर दो भाई 3/6, और ये कितना हो गया साहब 1/2, ये आंसर हो गया। अच्छा एक और प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 निकालना है। मतलब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू प्लस प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स अज्यूम एनी अदर। सही है। अच्छा x इक्वल्स टू की प्रोबेबिलिटी 3/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, फिर से प्रोबेबिलिटी 1/2। इस तरह की कुछ कहानियां भी पूछी जाती है ना, ऐसा डिज़ाइन बना दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में स्पेशली। हाँ जी मुझे ध्यान आया, जब भी मैं प्रोबेबिलिटी का वो करवाऊंगा ना, क्या कहते हैं जेईई मेन वाले क्वेश्चंस, तो हम आपको याद दिलाएंगे। इस तरह की बातें बहुत बार आपको मिलेंगी। 2 numbers आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा इसमें भी जो क्वेश्चन लिखा है ना, पहले तो इसको समझ लें कि पहले 6 इंटीजर हैं पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6। इनमें से मैंने 2 इंटीजर सिलेक्ट किए एक साथ, नहीं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। सर ये कौन सी कहानी है विदाउट रिप्लेसमेंट? अरे यार तो ऐसा मान लो ना कि वो प्लास्टिक वाले हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना। कौन से वाले? अरे वो हाउजी वाले प्लास्टिक वाले जो नंबर्स हैं। हाँ जी समझ गए। तो 1 2 3 4 5 6 6 इंटीजर्स प्लास्टिक में लिखे हुए रखे हैं। हमने क्या किया, 2 इंटीजर से सिलेक्ट किए विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब पहले एक इंटीजर सिलेक्ट किया
अपने पास रख लिया, फिर दूसरा इंटीजर सिलेक्ट किया, 2 integers we select, selecting 2 integers from the given 6 integers one by one without replacement. चलिए आगे बात करते हैं. So 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let capital X denotes the larger of the 2 numbers obtained. अच्छा, कैपिटल X क्या है? रैंडम वेरिएबल. वो क्या डिनोट कर रहा है? लार्जर ऑफ द 2 numbers obtained. मुझे निकालना है EX, मतलब क्या निकालना है? मीन. अच्छा, मीन निकालना है मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले निकालेंगे, तब तो मीन निकालेंगे ना साहब. P1 X1 प्लस P2 X2. तो ठीक है, मैं यहां पर इसको मिटा देना चाहता हूं. क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके लिए, खास तौर पे आपके लिए हम मेहनत करने जा रहे हैं. हाँ, फिर से एक बार देखो, मेरा मन नहीं मानता. मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरी तरह से वो क्वेश्चन समझा दिया कि नहीं समझा दिया. तो फिर से एक बार, 2 integers are, 2 numbers, हाँ, 2 numbers are selected from first 6 positive integers without replacement. ठीक है. अच्छा, कैपिटल X is a random variable which denotes larger of the 2 numbers obtained. Capital X denotes what? Larger of the 2 numbers obtained. You have to find probability distribution of number of larger of the 2 numbers obtained का probability distribution चाहिए. फिर उससे हम EX निकालेंगे, that is mathematical expectation. तो एक काम करते हैं साहब, कैपिटल X लिख लेते हैं. कैपिटल X क्या है भाई? बता दो कैपिटल X क्या है? कैपिटल X is what? Larger of the 2 numbers. Larger of the 2 numbers obtained. Larger of the 2 numbers obtained. अच्छा, तो मुझे बता दो कैपिटल X की वैल्यू क्या क्या होगी भाई, जरा बता दो. आपको अच्छा लग रहा हो तो अच्छी बात. लार्जर ऑफ द 2 numbers obtained. तो यार 2 नंबर जब आप निकालोगे 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो या तो 1 2 मिल सकता है. 1 1 आएगा क्या? नहीं. अरे रिपीटिशन थोड़ी हो सकता है यार, क्योंकि एक नंबर जो आपने निकाल लिया उसको आपने रिपीट नहीं करना है. मान लीजिए आपने पहला नंबर निकाला, 1 आया, तो 1 तो आपने रख लिया, तो नेक्स्ट टाइम तो आपको 2 3 4 5 में से कुछ मिलेगा ना. इसका मतलब कि 2 3 4 5 6 में से कुछ मिलेगा. दैट मीन्स पॉसिबल आउटकम जो होगा उसमें 1 1 नहीं हो सकता, हो 2 2 नहीं हो सकता, 3 3 नहीं हो सकता, 4 4 नहीं हो सकता, 5 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा. इसका मतलब कैपिटल X की वैल्यू या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या 6 होगी. बहुत सही सर, कैसे समझ में आ गया? अरे 6 ही तो इंटीजर है. तो लार्जर ऑफ द 2 numbers obtained. तो 1 2 आया तो लार्जर ऑफ द 2 नंबर कितना हो गया? 2. अच्छा, 2 3 आ गया तो लार्जर ऑफ द 2 नंबर 3, या 1 3 भी आ गया तो लार्जर ऑफ द 2 नंबर कितना हो गया? 3. हाँ जी, हाँ जी. अगर मान लीजिए 2 4 आया तो लार्जर ऑफ द 2 नंबर 4, मतलब या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा. इतनी बात समझ में आती. अच्छा, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आती, तो मुझे तो लग रहा है कि यार हम एक्सपेरिमेंट ही निपटा लें. अरे हमने तो बहुत डिटेल में एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना. हमने ये पढ़ा कि साहब 2 numbers आर सिलेक्टेड एट रैंडम. यहीं पे लिखो ना, वहाँ पे क्यों लिखने जा रहे हो? यहीं पे लिखो. तो यहीं पे लिख देते हैं जी. नाउ मैंने यहाँ पर S लिखना चालू किया. S क्या है? S क्या है? सैंपल स्पेस. तो लार्जर ऑफ द 2 numbers obtained. तो लार्जर ऑफ द 2 numbers obtained, पहले तो सैंपल स्पेस की बात करें, उसको तो भूल जाओ कैपिटल X को. 2 नंबर मैंने सिलेक्ट किया, तो क्या क्या मिल सकता है? 1 2 मिल सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 1 5 1 6. हाँ जी, बिल्कुल सही. और क्या आ सकता है? 2 1 2 2 2 3, या 2 2 कहाँ से आ गया? कुछ भी लिखते हो भाई, रिपीटिशन थोड़ी हो सकता है. तो 2 3 2 4 2 5 2 6. ओके, नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3. नहीं साहब, 3 4. फिर यहाँ पर मिलेगा 3 5 3 6
इतनी मेहनत कर लेना भाई आप भी, हाँ मेरे साथ साथ। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, क्या क्या मिलेगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ये मैंने कहानी यहाँ पे बंद कर दी, यहाँ पर मैंने कहानी ला करके बंद कर दी। कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं सर, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। क्या दिक्कत? मुझे एग्जॉस्टिव नंबर लिखने में अच्छा लग रहा था, मैंने लिख दिया साहब एग्जॉस्टिव नंबर। ये मैंने लिख दिया, काउंट कर लिया मैंने, 36 थे, 6 हट गए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हट गया, तो NS तो आ गया आपका 30। हाँ जी, अब मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने कहा कि चलो प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इक्वल्स 2 निकालें। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी दैट लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज 2। आप बोलो तो मैं लिख देता हूं एक के लिए कि दैट लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज 2। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दो नंबर आपने सिलेक्ट किए उनमें से बड़ा नंबर 2 हो। अरे कैपिटल X इक्वल्स 2 का मतलब तो यही है ना, कैपिटल X क्या अज्यूम कर रहा है? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन, तो कैपिटल X लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 2। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी। देख लो यहाँ पे, ढूंढ लो, हमने तो ये 30 पूरे लिख लिए ना, तो यही दो केस तो आएंगे भाई, ये दो कहानियां बन रही। इन दो कहानियों में लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 2, बाकी तो कहीं हो ही नहीं सकता साहब, हो ही नहीं सकता। सो दैट इज व्हाट 2/30। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी दैट लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 3। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, हाँ लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 3, मतलब ये वाली कहानी ना, ये यहां से लेकर के यहां तक। अरे दिख रहा है ना, इसलिए मैंने तो ऐसा डिजाइन बना दिया, आप समझ लो। लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 3, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, तो 4 आ जाएगा, तो 4/30 लिख दिया। अच्छा, मान लीजिए कि लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 4, कितने आ जाएंगे भाई? ये वाली कहानी आएगी, ये कितने हुए भैया? 6 हो जाएंगे, तो 6/30 लिख दिया मैंने। अच्छा, लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 5, लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 5। अच्छा, 5 वाले कौन सी स्टोरी दिख रही है? ये वाली। तो लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 5, 8 आ रहे हैं ना इसमें, 8 आ रहे हैं, तो 8/30 लिख दिया साहब। एंड लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 6, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज 6। तो ये पूरी स्टोरी आ जाएगी यहां से लेकर के यहां तक, पूरे 10। तो ये हो गया 10/30, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन खेल लो, यहाँ पर x लिख लो, यहाँ पर px लिख लो, और सम करके जरूर देख लेना भाई कि आपने जो निकाला, भैया जी ने जो जोड़ा वो सही है कि नहीं। 1 आना चाहिए भाई। तो 2/30, 4/30, 6/30, 8/30 एंड 10/30। उम्मीद करते हैं सबका सम करने से 1 तो दिख ही रहा है, आ रहा है भाई, दिख रहा है। कोई टेंशन? हाँ हमें है, आपको काहे का टेंशन? आपको तो बस मिल गया, मज़े हैं। हमें टेंशन इस बात की है कि साहब अब आप खुद से जरा इतनी सी बात सोच लो, अभी तक तो उसने 6 इंटीजर लिए थे और उसमें से कितने सिलेक्ट किए थे? 1 बाय 1 कितने 1 बाय 1 1 1 1 2। अच्छा, मान लीजिए 3 इंटीजर कर लेता, ओए समझ में आ रही है? मान लीजिए वो 3 इंटीजर सिलेक्ट कर लेता विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 इंटीजर सिलेक्ट कर लेता विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अभी तक तो मैंने ये 30 लिखे थे, अब मेरे को कितने लिखने पड़ते? ओ
इतने सारे लिख पाओगे? कभी नहीं। हाँ, तो बट ऑब्वियस है कि एक डेफिनेट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कोई ना कोई रूल होना चाहिए जिसके हेल्प से हम ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ विदाउट राइटिंग दिस डिज़ाइन, है ना। हाँ, बात समझ में आनी चाहिए। और सीबीएसई उसको बहुत बार दे चुका है क्वेश्चन, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, सीबीएसई में भी, एडवांस में भी, जेईई मेंस में भी। तो मैं आपको जल्दी से एक, अब ये तो सस्ता वाला था वो बता दूंगा तो उससे ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से पढ़ते हैं साहब, वही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। देखो, 3 numbers आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेट कैपिटल X डिनोट्स द लार्जेस्ट ऑफ द 3 numbers ऑब्टेन्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल X। सेम क्वेश्चन। हाँ, लेकिन इस बार 3 इंटीजर सिलेक्ट किए तो मुझे सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल नहीं दिखता साहब, है ना, क्योंकि मैं 1 2 3 फिर 1 2 4 1 2 5 1 2 6 फिर 2 1 3, हाँ ये सब कहाँ तक बनेगा यार, कहाँ तक बनेगा। और फिर बन भी जाएगा तो वो क्या करेगा कि 4 इंटीजर सेलेक्ट करवा देगा, लो भाई अब बना लो, हिम्मत है तो ये पॉसिबल नहीं है हर बार। तो मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले तो मैं एक्शन लिख लूँ, 3 numbers आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 3 3 numbers आर सिलेक्टेड। अरे यार अब ये क्यों लिख रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है ना यार, कुछ भी करते रहते हो। कैपिटल X डायरेक्ट लिखो ना, कैपिटल X इज व्हाट, 3 numbers आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। कैपिटल X डिनोट्स व्हाट, लार्जेस्ट ऑफ द 3 numbers, लार्जेस्ट ऑफ द 3 numbers। पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि लार्जेस्ट ऑफ द 3 numbers कैपिटल X डिनोट कर रहा है, तो कैपिटल X के पास वैल्यूज क्या क्या होंगे, क्योंकि आपने पहले 6 इंटीजर्स में से 3 इंटीजर सिलेक्ट किया और विदाउट रिप्लेसमेंट किया, तो भाई मिनिमम जो मिलेगा वो 1 2 3 मिलेगा, तो लार्जेस्ट ऑफ द नंबर 3 आएगा। 1 2 4 भी हो सकता है, तो लार्जेस्ट ऑफ द 3 number इज व्हाट 4। 1 2 5 लार्जेस्ट ऑफ द 3 number इज 5। अच्छा 2 4 6 लार्जेस्ट ऑफ द 3 number इज 6। तो कैपिटल X की वैल्यूज 4 आ सकती है, या तो 3 आएगी या 4 या 5 या 6। बहुत बढ़िया। तो कैपिटल X कैन अज्यूम व्हाट वैल्यूज, 3 4 5 6। 1 और 2 तो आ ही नहीं सकता यार, क्योंकि 3 नंबर जब भी सिलेक्ट करोगे तो लार्जेस्ट ऑफ द नंबर कभी भी, हाँ 1 हो नहीं सकता, 2 कभी भी लार्जेस्ट नंबर हो नहीं सकता। अच्छा मुझे अब ये समझ में आ रहा है, सैंपल स्पेस तो नहीं बनाना है, तो एग्जॉस्टिव नंबर तो लिखना पड़ेगा ना। अच्छा 6 इंटीजर्स हैं, पहले इंटीजर को सिलेक्ट करने के तरीके 6C1, दूसरे इंटीजर को सिलेक्ट करने के तरीके 5C1, 5 बचेंगे ना साहब, रिपीटिशन इज नॉट देयर। अच्छा तीसरे को कितने तरीकों से, 4 तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 6 × 5 × 4, बहुत बढ़िया। तो NS अगर आप चाहो तो 6C1 × 5C1 × 4C1। ये मैं क्यों लिख देता हूँ, मैं तो 6 × 5 × 4 भी डायरेक्ट लिख सकता था। हो सकता है यार एक बार में कभी 2 नंबर सिलेक्ट करना पड़ जाए, फिर आप तब भी यही लिख देते हो 6 × 5 × 4, ध्यान रखना। इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ये हो गया साहब 120। अब आ जाओ अपनी कहानी पे, हमारे पास नंबर क्या क्या हैं। हमारे पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ये इतने सारे नंबर्स हैं। चलो एक को समझाऊं तो शायद बाकी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ये निकालना है साहब, प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X अज्यूम्स द वैल्यू 3। कैपिटल X की वैल्यू 3 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अच्छा जरा सोचो इसका मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट लार्जेस्ट ऑफ 3 numbers, लार्जेस्ट ऑफ 3 numbers is what, largest of 3 numbers is what, largest of ऐसा वाला 3 लिख दो, 3 numbers is 3। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक नंबर तो 3 होगा, एक नंबर तो 3 होगा एंड अदर 2 आर स्मॉलर देन 3। हाँ जी, इसका मतलब मैं लिख देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 is 3 and
other two are smaller than 3, smaller than 3. उनमें से एक नंबर तो 3 होना चाहिए और बाकी दो जो होने चाहिए वो स्मॉलर देन 3 होने चाहिए. अच्छा, स्मॉलर देन 3 दो ही नंबर तो हैं, 1 और 2, मतलब एक नंबर हो जाएगा 3 और बाकी क्या होंगे 1 और 2. हाँ, इनके सारे अरेंजमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि हो सकता है पहली बार में 1 आया, फिर 2, फिर 3, या फिर 3 1 2 या 3 2 1, कुछ भी हो सकता है. तो अरेंज देम, है ना. इनको मैंने अरेंज कर लिया. इनके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? अरेंजमेंट ये कितना हो जाएगा साहब? फैक्टोरियल 3. तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इज इक्वल्स टू 3 का मतलब कितना हो जाएगा साहब? फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 120 NS. ओके, तो मैंने लिख दिया साहब 6/120. अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट में से तो पक्का समझ में आ जाएगा. एक नंबर तो 3 कंफर्म है, वो तो लेना ही पड़ेगा. बाकी दो कहां से लेंगे? स्मॉलर देन 3. तो स्मॉलर देन 3 कौन सा नंबर है? या 1 है और 2 है, और दोनों ही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि टोटल 3 का सिलेक्शन करना है. तो यू नीड 3 कंफर्म्ड, एंड ये दोनों भी कंफर्म्ड हैं क्योंकि स्मॉलर देन 3 दो नंबर्स मुझे चाहिए. अब इसमें सारे अरेंजमेंट में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सारे परम्यूटेशन की बात तो होगी ना भाई, क्योंकि 3 1 2 हो सकता है, 1 3 2 हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में नंबर्स का सिलेक्शन हो सकता है. अच्छा, एक और करते हैं ना, एक और अच्छा लगेगा. जैसे मान लीजिए मैंने बोला प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स 4. अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स 4, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट लार्जेस्ट ऑफ 3 is 4. अच्छा, लार्जेस्ट ऑफ 3 is 4 का मतलब क्या? एक नंबर तो 4 एंड अदर 2 आर स्मॉलर देन 4. What it means, 1 is 4. ये तो कंफर्म है कि एक नंबर तो 4 होगा, एंड अदर टू आर स्मॉलर देन 4. हाँ, यहां पे लफड़ा हो रहा है कि भाई एक नंबर तो कंफर्म है. व्हाट इट इंप्लाइज, एक नंबर तो कंफर्म है कि 1 होगा, बाकी जो दो नंबर है वो कहां से आएंगे? स्मॉलर देन 4 होना चाहिए. तो या तो 1 2 3 में से कोई दो नंबर लेने पड़ेंगे मुझे. अरे एक नंबर तो कंफर्म 4 हो गया, तो अदर 2 आर स्मॉलर देन 4. व्हाट इट इंप्लाइज, अदर 2 आर फ्रॉम 1, 2, 3. अदर 2 आर फ्रॉम 1, 2, 3. अच्छा, चलने दो, इसको मैं लिख रहा हूं. तो एक नंबर तो 4 हो गया और बाकी दो यहां से आएंगे. कौन से दो ले लूं? अरे तो 3 में से 2 सिलेक्ट कर लो. तो विच कैन बी सिलेक्टेड? अदर 2 आर फ्रॉम 1 2 3. आगे लिखें जरा सा, विच कैन बी सिलेक्टेड, विच can be selected in how many ways? 3C2 ways. कोई डाउट? कितने वेज में सिलेक्ट कर लिया मैंने? 3C2 वेज में. तो एक नंबर 4 और यहां से मैंने 2 नंबर सिलेक्ट कर लिए. तो कोई भी 2 नंबर कितने वेज में सिलेक्ट किए? 3C2 वेज में. मान लीजिए वन ऑफ द वे इज, मैंने 1 और 3 को सिलेक्ट किया, तो एक 4 है, एक 1 है, एक 3 है. अब ये जो 3 नंबर है इनको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 3. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल. इसको सिलेक्ट करने का तरीका, एक 2 नंबर्स को सिलेक्ट करने का तरीका 3C2, और फिर ये जो 3 नंबर्स का ग्रुप बना इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3. तो मुझे ये समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 4, ये कैसे आएगा?
3c2 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 120। 3c2 कितना होता है 3, उधर पे कितना फैक्टोरियल 3 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय 120। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं बाकी डायरेक्ट लिख लूंगा, मुझे समझ में आ गया कि आपको बनने लगा। ये कैसे हुआ समझ में आ गया भाई। एक नंबर तो 4 रहेगा ही रहेगा, और बाकी दो कहाँ से आएंगे 1 2 3 में से आएंगे। 1 2 3 में से कोई भी दो नंबर सिलेक्ट कर लो। इन हाउ मेनी वेज 3c2 वेज में। तो कोई नंबर सिलेक्ट किया मान लीजिए तो 4 1 3 मिला, या फिर मान लीजिए 1 3 ना सिलेक्ट किया होता मैंने 1 2 सिलेक्ट करते तो 4 1 2 आता। हो सकता है कि 1 3 सिलेक्ट कर लिया या 2 3 सिलेक्ट कर लेते तो भी आ जाता है यहाँ पे 4 2 3। इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3। चलो अब जरा इसको देखो, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स 5। हाँ जरा बता दो इसको, बताओ क्या होगा। एक नंबर तो 5 होगा, बाकी जो दो होंगे वो कहाँ से आएंगे लेस देन 5 होंगे। अच्छा लेस देन 5 मेरे पास क्या क्या है 1 2 3 4, इनमें से कोई दो नंबर सिलेक्ट कर लो। 4c2 वेज में सिलेक्ट होंगे, दो नंबर सिलेक्ट हो गए और एक ऑलरेडी सिलेक्टेड था कौन सा 5, तो 5 हो गया और दो नंबर आए आपके पास, मान लीजिए कि 2 और 3 आए, तो 5 2 3। इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3। तो यहां पर आ जाएगा साहब 4c2 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 120। ये तो 6 होता है और ये भी 6 होता है, तो ये हो जाएगा साहब 36 डिवाइडेड बाय 120। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अच्छा प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स 6। हाँ समझ में आ गया अब तो। 6c2 इंटू फैक्टोरियल 3, बहुत बढ़िया। 6c2 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 120। अच्छा ये हो जाता है साहब 15, ये हो गया 90। यह गलत हो गया क्या, 6c2 कितना होता है 15, 6 कैसे हो गया भाई, कुछ भी लिख रहे 5 लिखो ना भाई। एक नंबर तो 6 है, बाकी तो 5 में से आएंगे दो। 5c2 कितना हुआ 10 इंटू 6 60 डिवाइडेड बाय 120। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का कहानी होती है। सम करके देख लो, 6 और 6 प्लस 18 24 प्लस 36 60 प्लस 60 120 बाय 120 सम इज व्हाट 1। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं सैंपल स्पेस बनाने जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बोलो तो एक बार और समझा देता हूँ कि जैसे ऐसे वाले को समझाऊं जिससे, हाँ जैसे मान लीजिए x इक्वल्स 4 है, मतलब लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज 4, तो एक नंबर तो 4 आपने ले लिया। बाकी दो नंबर, क्योंकि नंबर का सिलेक्शन कितने 3, तो बाकी जो है वो 4 से छोटे होंगे। अच्छा 4 से छोटे कौन कौन से हो सकते हैं 1 2 और 3 में से हो सकते हैं। कितने नंबर 3, मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं 2, तो 3c2 वेज में 2 नंबर सिलेक्ट कर लिया। तो 2 नंबर वो सिलेक्ट हो गए और एक नंबर 4 तो पहले से ही था, टोटल 3 सिलेक्शन हो गए। इनके अरेंजमेंट कितने हो गए फैक्टोरियल 3। पहले काम को 3c2 वे में किया, दूसरे काम को फैक्टोरियल 3 वेज में किया, दोनों कामों को साथ साथ कर दिया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 3c2 इंटू फैक्टोरियल 3, बहुत बढ़िया। और नीचे तो 120 खेल ही रहे हो। प्रोबेबिलिटी का काम कंप्लीट हुआ, लेकिन मेरा काम अभी प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा बचा हुआ है, क्योंकि मुझे नंबर 1 क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन 25 तक जितने भी डाउट्स आपके कलेक्ट हो सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के पहले प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट सारे डाउट्स मुझे भेज दो। जब तक डाउट खत्म नहीं होंगे तब तक हम बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।